नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 8 की जो टेक्स्ट बुक है हमारी दुनिया, इससे रिलेटेड हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है उसका अध्ययन करते जा रहे हैं। इस बुक में यानी कि इस किताब में कुल मिला जुला करके देखा जाए तो इकाई 8 है, यानी कि 8 इकाई में अध्याय को बांटा गया है, जिसमें पहली इकाई में संसाधन है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उन प्रश्नों का जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें भूमि, मृदा एवं जल संसाधन से जो रिलेटेड प्रश्न था उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। आज के वीडियो में हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ खनिज संसाधन के बारे में भी समझ लेंगे। उसके बाद इकाई 2 में भारतीय कृषि होगी, उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद इकाई 3 में उद्योग है, फिर इकाई 4 में परिवहन है, इकाई 5 में मानव संसाधन है, उसके बाद इकाई 6 में एशिया एक संक्षिप्त परिचय जो इसमें बताई गई है उतना ही अध्ययन करना है। उसके बाद आंकड़ों का निरूपण और इकाई 8 में सड़क सुरक्षा उपाय है। तो लगभग अब इस बुक में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन में इसकी हम लोग समाप्ति करेंगे। उसके बाद जो दूसरी किताब होगी फिर उसमें जो प्रश्न बनेंगे उसका एक एक करके कम समय में अध्ययन करते चलेंगे जब तक कि परीक्षा ना हो जाए। तो चलिए, आज का जो अध्याय है वह वन और वन्य प्राणी संसाधन, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो वन जो भी भूभाग है, जो भूमि है, उस भूमि पर वन का जो प्रतिशत होना चाहिए वह 33% है, यानी 33% भूभाग पर वन जरूरी है। इससे पर्यावरण संतुलन में रहता है। और वन में यानी कि विश्व की बात की जाए तो लगभग 10 लाख से भी अधिक वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जो भी वनस्पतियाँ के अंतर्गत आता है वह पाया जाता है। 10 लाख से भी अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। उसके बाद आगे हम लोग समझें कि वन के प्रकार में सदाबहार वन हो जाता है, उसके बाद दूसरा पतझड़ वन, तीसरा मिश्रित वन और चौथा है शंकुधारी वन। तो इन शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है कि सदाबहार वन में हमेशा उस पेड़ पौधे में जो भी पेड़ हो, सदाबहार वन क्षेत्र का जो एरियाज़ है उसके जो पेड़ है उसमें हमेशा पत्तियां लगी रहती है। यानी पतझड़ का समय होता है लेकिन एकाएक सभी पत्तियां गायब नहीं होती है, एक एक करके 1 बाय 1 करके, यानी कुछ पत्तियां रहती है, कुछ गायब होती है। तो वैसे वन क्षेत्र को सदाबहार वन क्षेत्र कही जाती है। सदाबहार वन सेल्वा का एक क्षेत्र है जो कि फेमस है सदाबहार वन के लिए, और यह अमेज़न में पाया जाता है। इसमें लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिसकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। इसमें डालियां नहीं होती है, टहनी नहीं होती है, सीधे 60 मीटर की ऊंचाई तक वह ऊपर जाती है। और इसका जो क्षेत्र है वह सेल्वा है और अमेज़न में यह पाया जाता है। सदाबहार वन यदि भारत की बात की जाए तो भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी राज्य में सदाबहार वन देखने को मिलता है। उसके बाद पतझड़ वन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे वन जिसमें एक समय ऐसा आता है जो कि सारे पत्ते गिरा दिए जाते हैं उस पेड़ के द्वारा, उसके बाद पुनः उसमें नए पत्ते लगते हैं, तो वैसे वन को पतझड़ वन कहा जाता है। और यह बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और इस पतझड़ वन में सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम और सहतूत के वृक्ष देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे इस प्रकार के पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। मिश्रित वन, इसकी बात करें तो मिश्रित वन में जो भी आप वन के प्रकार में देखें, सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन, शंकुधारी वन, तो सदाबहार, पतझड़ और शंकुधारी इस वन में यानी कि मिश्रित वन में पाए जाते हैं। सदाबहार वन, पतझड़ वन और शंकुधारी तीनों मिला दिया जाए तो यह मिश्रित वन की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद शंकुधारी वन है। तो मिश्रित वन का जो एरियाज है वह पार्ट है, उसको हम लोग समझ लें कि यह मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी भाग में पाया जाता है। उसके बाद शंकुधारी वन चौथा है। हिमालय क्षेत्र और दक्षिण भारत में शंकुधारी वन पाया जाता है। अब कुछ शब्द है उस किताब में आई थी, उसका भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ और सामाजिक वानिकी। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहने का अर्थ हो गया कि प्रकृति के द्वारा
जो वनस्पतियाँ उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पतियाँ कही जाती है। इसके बाद हम लोग समझें कि सामाजिक वानिकी, यानी कि सामाजिक तौर तरीके के आधार पे समाज के लिए जो वानिकियाँ की जाती है, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसे सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लें कि पृथ्वी का फेफड़ा, उस बुक में यानी कि इस चैप्टर में वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के अंतर्गत इस बात को बताई गई है। तो हो सकता है यही प्रश्न यदि पूछ दे कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो फेफड़ा है वह किस प्रदेश को, किस भाग को कहा जाता है। तो यह विषुवतीय प्रदेश है। पृथ्वी का फेफड़ा कहने का अर्थ हो गया कि विषुवतीय प्रदेश में वन की सघनता है और उस वन की सघनता के कारण, उस पेड़ पौधे के कारण पर्यावरण में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है वह बना रहता है और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण करके ऑक्सीजन में परिणत करता है। यह विषुवतीय प्रदेश में जो भी वन पाए जाते हैं, तो इसे पृथ्वी का फेफड़ा उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमालयन यव एक प्रकार का वृक्ष है, एक प्रकार का पौधा है यव। तो उससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। हिमालयन यव, यानी कि हिमालयन यव के द्वारा कैंसर की दवा बनाई जाती है। उसके बाद रेड डाटा बुक क्या है, इसको भी समझ लें कि पादप प्रजाति की सूचियाँ, जो विलुप्त होने वाले पादप प्रजाति हैं उनकी सूचियाँ बनाई गई है। एक प्रकार की किताब है यह, जिसमें अंकित किया गया है कि कौन कौन से ऐसे पादप प्रजाति हैं जिनकी जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यह रेड डाटा बुक के रूप में जाना जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, इसकी संख्या पूछी जाती है कि कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो यह 85 टोटल है। उसके बाद राष्ट्रीय अभयारण्य, तो इसकी संख्या 448 है और जैव मंडल क्षेत्र इसकी संख्या 16 होती है। इसके बाद हम लोग समझ लें कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन इस चैप्टर में इसकी चर्चा की गई है, इसलिए हर प्रश्न को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर, और यदि विरासत पशु पूछी जाए तो वह हाथी कहलाता है। और कांवर झील पक्षी विहार यह बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य यह पश्चिम चंपारण में है। तो यह हम लोग बात किए वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में। इस चैप्टर में मुख्य रूप से इतना ही प्रश्न बन रहा था। उसके बाद इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग अगली इकाई तो वही है एक, लेकिन इसका जो पार्ट है गौ खनिज संसाधन, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो खनिज संसाधन यदि विश्व में बात की जाए, विश्व स्तर पे इसको देखा जाए तो 2000 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और यदि भारत की बात की जाए तो 100 से अधिक भारत में खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद खनिज का जो स्थान है तो भूपर्पटी, यानी कि पृथ्वी में जो मिट्टियाँ हैं, पृथ्वी की जो परपटी है उसमें खनिज पाया जाता है। और इसके साथ साथ महासागरों में भी खनिज पाया जाता है। और खनिज को यदि डिवाइड करें, इसको वर्गों में बांटें, तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह युक्त पदार्थ है। उसके बाद इसका दूसरा है अलौह युक्त पदार्थ। तो क्लियर है कि धात्विक खनिज 2 भागों में है, लौह युक्त और अलौह युक्त। तो लौह युक्त कहने का अर्थ हो गया, इसे विभेद आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं कि वैसे खनिज जिसमें चुंबक सड़ जाता हो, यानी कि चुंबक से वह आकर्षित हो जाता हो, तो वह लौह युक्त हो गया। और वैसे खनिज जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है तो वह अलौह युक्त खनिज कहलाता है। उसके बाद धात्विक खनिज को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। यह भी क्लियर है, जिस अधात्विक खनिज में कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक खनिज कहेंगे, और जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो उसे अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखा गया है। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जिप्सम और इसके साथ साथ अवरक भी लिया जा सकता है। उसके बाद यह प्रश्न बनता है कि सबसे मुलायम पदार्थ, सबसे मुलायम खनिज क्या है। तो यह है
टाइल्क और सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर खनिज के रूप में जाना जाता है हीरा। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब लौह अयस्क, इसके बाद इसी चैप्टर में इकाई 1 के गो में यानी खनिज संसाधन के अंतर्गत कुल मिलाकर के 5 खनिज की चर्चा की गई है, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, अवरख और बॉक्साइट है। तो यह कहाँ, किस स्थान पे पाया जाता है विश्व में, इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, उसमें डिटेल रूप से चर्चा की गई है। थोड़ी सी इसमें अधिक प्रश्न बन रही थी, इसलिए इसको पूरा यहाँ पे डिटेल रूप से नहीं लिखा जा सका। हम लोग प्रयास करेंगे अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रश्न बन रहा है कि लौह अयस्क यानी कि लोहा की जो प्राप्ति होती है वह इसके अयस्क के प्राप्त हो जाती है। पूछा जाएगा कि लौह अयस्क कौन है, तो इसमें से है हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये लोहा के अयस्क हैं, यानी हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। उसके बाद मैग्नीज का भी अयस्क है, इसमें है पायरालूसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट। उसके बाद तांबा का भी अयस्क है, चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, बोर्नाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट, मालासाइट। और अवरख में प्रकार बताया गया है, तो अवरख में बायोटाइट, मास्कोबाइट और फ्लोगोपाइट। बॉक्साइड से भी संबंधित बातें उसमें बताई गई थी, लेकिन आज के वीडियो में मात्र हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।